राम राम साहब। आज 2 अक्टूबर आदरणीय महात्मा गांधी जी के असाधारण व्यक्तित्व, साधनापूर्ण जीवन ने विश्व शांति को, अहिंसा का मार्ग दिखाया और पूर्व में स्वदेशी उपयोग के लिए हमें जो आग्रह किया और वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पे एक संकल्प के साथ स्वदेशी जो अपना रहे हैं, उसी अवसर पर मैं परम पूजनीय बापू जी को जन्म जयंती पे नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत रत्न, जिन्होंने सादगीपूर्ण जीवन बिताया, भारत देश के लिए और भारत देश को बाहर भी एक अलग पहचान दिलवाने के लिए जो कार्य किए, जय जवान जय किसान के नारे के साथ में जिन्होंने किसान को आह्वान किया, ऐसे परम पूजनीय शास्त्री जी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही मित्रों, आज किसानों को लेके हम पूर्व में भी जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कार्य किए, अन्नदाता भारत को आगे बढ़ाने में और भारत की जीडीपी में जो अपना योगदान रखता था, उस अन्नदाता को तरक्की के पथ पर कैसे ले जाएं, जिसके लिए कार्य शुरू किए हैं। 2 कार्यों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके माध्यम से किसानों को शहर तक पहुँचाने का, किसानों का अनाज मंडी तक पहुँचे, किसान का बेटा कॉलेज में जाके अध्ययन करे, किसान भी अपने कार्य के लिए शहर पहुँच सके और जिस प्रगति के पथ पे शहर चल रहा था, उसी प्रगति के पथ पर किसान भी अपने गांव के साथ में चल सके, ऐसी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सौगात दी। साथ ही सेठ साहूकारों से और ब्याज के जो माफिया था, उससे बचाने के लिए केसीसी की जो एक नियमावली लागू की, जिसके माध्यम से किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध हो सके और किसान भी आबाद हो सके, ऐसी जो व्यवस्था शुरू की, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ। उन्हीं के अनुसरण पर और उन्हीं को मार्गदर्शन लेके आज जो किसान 70 साल में अटल जी का कार्यकाल अगर हम छोड़ दें, उसके बाद में उनके लिए ना तो कोई योजना में तरक्की दिखी, ना ही किसान की जो दुर्दशा हो रही थी उसमें से निकलने का रास्ता मिला। कई किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन एक आशा की किरण 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो शुरुआत की गई, जो शुरुआत मोदी जी ने कहा, ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार किसान की सरकार है, 125 करोड़ जनता को ये सरकार समर्पित है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस देश के किसान को उसकी आय दुगनी करनी होगी, किसान को तरक्की के पथ पर, किसान को विकास के पथ पर ले जाना होगा, तभी जाके ये देश तरक्की कर सकेगा। और उसी लक्ष्य को लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 2 बिल जो किसानों के हित के लिए सदन में पास किए,
मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सत सत नमन करता हूं और अभिनंदन देता हूं कि आपने इन दो बिलों के माध्यम से किसानों को जो एक ताकत दी है, जो 21वीं सदी का किसान अपना अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र होगा, जो 21वीं सदी का किसान कहीं भी देश में अपना अनाज बेच सकेगा, जो 21वीं सदी का किसान अपने मूल्य पे अपना अनाज बेच सकेगा, ये ताकत जो आपने दी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना मेरे यहाँ के सभी किसान भाइयों की तरफ से भी दूंगा। आदरणीय कृषि मंत्री जी को और सदन में जो मेरे साथी सांसद है, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस अन्नदाता के लिए जो कार्य किया, ये कार्य अमूल्य है। इस कार्य के लिए आपको सत सत वंदन है। मित्रों, आपको पता होगा इस विधेयक को लेके कई भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं। पंजाब, जहां से कांग्रेस ने और हमारे कुछ साथी मित्रों ने इसको लेके एक भ्रम का वातावरण फैलाया, यहां पे भी कई जगह पे हमने देखा कि उस भ्रम के वातावरण को लेके कुछ विपक्ष के दल जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कई जगह पे इन्होंने उस भ्रम को बहुत हद तक बढ़ा दिया। लेकिन मैं इस विधेयक को लेके आपके बीच में सरल शब्दों में जो वहां पे पास हुआ है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो आदरणीय कृषि मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है, वो आपने सुना होगा। लेकिन मैं फिर भी कुछ अंश सरलीकरण करके आपके बीच में जरूर देना चाहूंगा। मित्रों, इसमें एक भ्रम जरूर इन्होंने पैदा किया है कि किसान ये बिल पास करने के बाद में किसानों को एमएसपी खत्म कर देंगे। इस भ्रम के साथ में इन्होंने और भी कई चीजें इसमें रखी है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, मंडियों को खत्म करने का विषय इन्होंने रखा कि ये मंडियों को खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे, किसान की जमीन बिक जाएगी। लेकिन ये सारे जो भ्रम के जाल है, इसको जरूर मैं कुछ हद तक दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसे ही इन्होंने एमएसपी खत्म करने की बात की, हमारे कृषि मंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने कहा है कि एमएसपी पे खरीदी कभी बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के शासन में एमएसपी जो लागू करने का कार्य हुआ है, उस कार्य को आगे और निरंतर बढ़ाते रहेंगे। जिस तरह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ने कहा था कि उत्पादन लागत जो है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए, उसी तर्ज पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य शुरू किया, जिसका अभी जीता जागता उदाहरण है 13-14 तक जो गेहूं, धान जो है, इनका जो एमएसपी था उसमें करीबन 40 से 50% की वृद्धि हो गई है। जो आपके बीच में अभी एमएसपी पे बंद करने की जब इन्होंने बात की, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। उसी के जिस दिन बिल पास हुआ उसके दूसरे दिन ही एमएसपी को बढ़ाने का कार्य किया और कई प्रदेशों ने एमएसपी पे माल खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन राजस्थान की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले हमारी जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमारे सांसद मित्र आदरणीय निहाल चंद जी ने भी इस विषय को उठाया था कि वहां पे अभी तक एमएसपी में कहीं भी खरीदी शुरू नहीं हुई। उसका कारण एक ही था कि राजस्थान सरकार ने उसका जो प्रपोजल भेजना चाहिए वो भेजा ही नहीं था। अभी सुनने में आया 2 दिन पहले उन्होंने प्रपोजल भेजा है, लेकिन केंद्र की सरकार एमएसपी पे खरीदी अभी भी जारी रख रही है। वो अभी भी उस पे खरीदी कर रही है और उसके लिए जितना धन चाहिए वो केंद्र की सरकार देने को तैयार है। दूसरी बात इन्होंने फैलाई, मंडियां बंद हो जाएगी। इस बिल में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि मंडियों को बंद करना। इस बिल में एक ही प्रावधान, किसान स्वतंत्र है, वो अगर मंडी में माल बेचना चाहे तो मंडी में माल बेच सकता है, और अगर उसको माल कहीं तो वो वहां भी बेच सकता है। ये प्रावधान के साथ में सीधा सरल विषय है, किसान अपना माल भारत के किसी भी कोने में बेच सकता है।
किसान अपने माल का मूल्य भारत में जहां भी ज्यादा मिले वहां से वो ले सकता है। ना उसे किसी कर देना होगा, ना उस पे उसको कहीं भी नुकसान होगा। ऐसे कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें सीधा सरल प्रावधान है, किसान स्वतंत्र है। किसान अपना अनाज जब पहले बेचने जाता था तब व्यापारी को पूछता था, सेठ जी मेरा माल क्या भाव लोगे, और जब उसको अनाज खरीदना था तब वो जाके पूछता था, सेठ जी क्या भाव दोगे। आज किसान को स्वतंत्र किया है, आज किसान को आजाद किया है। आप अपना माल जहां आपको उचित मूल्य मिले वहां ले जाके बेच सकते हो। इसमें मंडियों को बंद करने का कहीं प्रावधान नहीं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर ई टेंडरिंग का कार्य शुरू किया है। ई नाम से मंडियों को शुरू किया है। उस मंडी में जहां आपको ज्यादा उपज का दाम मिलता है वहां जाके आप माल बेच सकते हो। लेकिन कांग्रेस का जो भ्रम है, वो भ्रम आज भी वो फैलाने का कार्य कर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन करना, और उन्होंने किसान को गुमराह करने का कार्य शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से उन सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा किसान हित की सरकार रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि इस किसान को आय दुगनी करके सक्षम करना होगा। इस किसान की आय दुगनी होगी तभी जाके भारत भी सक्षम बन पाएगा। इस नीति के साथ में वो चल रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। विपक्ष के साथियों ने उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ऑब्जेक्शन उठाया, इससे किसान की जमीन चली जाएगी, छोटा किसान क्या करेगा। मैं आपको एक स्पष्ट और सरल शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, इस बिल के अंदर एक प्रावधान जरूर है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? हमारे जसवंतपुरा और रेवदर का अगर मैं उदाहरण ले लूं, उसमें हमारे टमाटर का जो उत्पादन होता है, उस टमाटर का जब प्रोडक्शन आ जाता है तब उसका रेट 1 रुपये किलो हो जाता है, 50 पैसे किलो हो जाता है। आप खुद सोचिए, जो किसान वहां पे टोमेटो का उत्पादन कर रहा है, उस किसान की उपज आने पर 1 रुपया और बाद में उसी टोमेटो का उत्पादन 30 रुपये 50 रुपये पहुंच जाता है, तब उस किसान का क्या हाल होता होगा। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से फार्मिंग शुरू करना है। अगर कॉन्ट्रैक्टर किसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से रेट पहले तय होगा कि भैया आपकी जब फसल आ जाएगी उस टाइम पे हम आपकी फसल एग्जाम्पल तौर पे 10 रुपये किलो लेंगे। अब उनका भाव फिक्स हो गया है, भले मार्केट में 1 रुपया हो जाए, लेकिन वो किसान से 10 रुपये में उसको फसल लेनी होगी। ये इसमें बाध्य है, ये इसमें प्रावधान किया हुआ है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर दी हुई है कि अगर मार्केट में रेट 20 रुपये हो जाता है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 रुपये में है, तो इस बिल में यह प्रावधान जरूर है, किसान जाके उसमें बार्गेनिंग कर सकता है, किसान उसके लिए आजाद है। लेकिन अगर 8 रुपये हो जाता है और 10 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तब जाके कॉन्ट्रैक्टर को वो 10 रुपये चुकाने होंगे। इसके लिए उसको पाबंद किया हुआ है। इस बिल के माध्यम से 3 दिन में पेमेंट का भुगतान करना, इस बिल के माध्यम से उस किसान को सारी स्वतंत्रता, उस किसान की जमीन पे ना किसी का हक, उस किसान की जमीन एग्रीमेंट में नहीं है, ये सारे प्रावधान किए हुए। मेरे कांग्रेस के कई मित्रों ने एक विषय उठाया कि छोटे काश्तकार जो है उनके लिए क्या होगा। मैं उसके लिए भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी सोच और लंबी दूरदृष्टि से उन्होंने एक एफपीओ चालू किया है, फार्मर ट्रेडिंग वाला, जिसमें 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया। और आपको कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, उसके ऊपर 6,800 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो किसानों को समृद्ध करने के लिए किसान अपना एक एफपीओ बना के उस एफपीओ के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। किसान एफपीओ बना के उस एफपीओ के माध्यम से भी अपनी फसल ले जाके बेच सकता है। किसान एफपीओ बना के फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकता है, जिसके लिए उसको सरकार से भी सहायता मिलेगी। ये सारे प्रावधान जो है वो इसमें किए हुए, लेकिन हमारे कांग्रेस के जो दोस्त हैं वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है। कई सालों से स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की चर्चा होती थी।
मैं दोस्तों आपके बीच में वो भी 2-4 अंश जरूर रखना चाहूंगा। स्वामीनाथन आयोग ने भी इसके लिए जरूर कहा था कि राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि वह निश्चित समय अवधि में ऑडिटेड रिकॉर्ड लाभार्थियों को एमएसपी का लाभ तत्काल मिल सके। और जिसके अंदर मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा, वर्तमान में आज भी पंजाब सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वहां पे किसानों के खाते में सीधे राशि नहीं जा रही है और कांग्रेस बोल रही है कि हम किसान का भला चाहते हैं। वही स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट है जिन्होंने यह कहा हुआ है कि अनाज एवं व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली का रिव्यू किया जाना चाहिए, लेकिन आज भी वो नहीं हो रहा था। आज भी स्वामीनाथन आयोग ने कहा था एक राष्ट्र एक बाजार होना चाहिए, लेकिन उसको भी लागू इन्होंने नहीं किया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीजों पे कार्य शुरू किया, तब इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इनको एक चीज जरूर पूछनी चाहिए, और मैं भी आप सबके माध्यम से और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक के माध्यम से मेरे कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट आए हुए कई साल हो गए थे, आपने इतने साल उसको लागू क्यों नहीं किया? आपने उस पर कार्य क्यों नहीं किया? इसका जवाब जरूर किसान भाइयों को देना चाहिए। इसके जवाब के लिए मेरे अन्नदाता आपसे प्रत्यक्ष आपसे मांग कर रहे हैं कि आप उसका हमें आंसर दें। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कांग्रेस के ही घोषणा पत्र थे, जिन घोषणा पत्रों में कांग्रेस ने इन सारी चीजों का उल्लेख किया था, लेकिन वो घोषणा पत्रों में कांग्रेस उसको लागू नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया। कांग्रेस ने ही कहा था और कांग्रेस की ही बातों को हमने यहां पे सारे सरलीकरण करते हुए इनको शुरू किया, तब जाके उन्होंने इस विषय को उठाया है। आज इन्हीं के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी इस विषय को रखा था और कमलनाथ जी ने कई बार मंडी एक्ट में सुधार करना या एमएसपी के ऊपर चर्चा की, तभी ये सारे विषय उसके अंदर लिए थे और तब ये लोग भी उसमें थे। लेकिन आज आपको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागत मूल्य को 50% मुनाफा जोड़ के देने का निर्णय कर दिया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 में इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी 390 लाख मैट्रिक टन गेहूं का जो हुआ उसको लगभग 15% ज्यादा खरीद के 75,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए। आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुआई का रकबा बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नीतियों के कारण आज किसान आबादी जो लाभान्वित हो रही है वो करीबन 10 करोड़ लोग जो इससे लाभ ले रहे हैं। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 10 करोड़ परिवारों के खाते के अंदर सीधे 90,000 करोड़ रुपए उनके खातों में दे दिए गए। ऐसे कई कार्य जो है वो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जो मैं आपके बीच में मैंने रखे। मित्रों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले किसानों के हित के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की और उस सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 22 करोड़ 41 लाख किसानों को इसका लाभ मिला, जिससे उनकी मिट्टी की उर्वरकता, मिट्टी में कितना खाद चाहिए, ये सारे विषय उनके बीच में रखे। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण ही भारत के गरीब और किसान परिवार को आयुष्मान भारत के तहत उनको लाभ मिल रहा है, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख लाभार्थी जुड़े। दोस्तों, आपको पता होगा किसान के घर में अनाज तो होता है, लेकिन उस अनाज के साथ में दूसरी बुनियादी जो जरूरतें हैं उस जरूरतों को भी पूरा करना है। आज हमारे पास में सोना है, चांदी है, पैसे है, सब कुछ है, लेकिन अनाज के बिना हमारा पेट नहीं भरा जाता है। इस अनाज को उत्पन्न करने वाला हमारा अन्नदाता, शायद कृष्ण भगवान को हम मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, हम रामापीर को मानते हैं, हम जाम्बा जी को मानते हैं, हम सभी भगवान को, खेतेश्वर भगवान को मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है
उस सोच के साथ साथ मेरा अन्नदाता ये भी मेरा एक भगवान है जो मेरा पेट की भूख को शांत कर रहा है। अगर बच्चा रोता है रोटी के लिए तो वो किसान भूखा सोता है, लेकिन हमारे बच्चों को अन्न देता है। ऐसे किसान को आबाद करने के लिए जो ये 2 बिल आए हैं, ये बिल उन किसानों को आबाद करेंगे, उन किसानों को सशक्त करेंगे। इस बिल के प्रावधान को समझना जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने पहले बीमा कभी नहीं मिलता था, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सोचा गरीब और किसान वर्ग को भी उत्थान के लिए उसके घर में भी कुछ पैसा जाए। 12 रुपए देके 2 लाख रुपए का बीमा आपने देखा होगा। 19 करोड़ 24 लाख लोगों को इसका लाभ मिला और वो आज भी लाभ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही दोस्तों, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अभी कोविड के कारण कई किसान भाइयों को समस्या हो रही थी, लेकिन आज जाके घर में पूछिए उस किसान भाई को, अभी भी 1 करोड़ 22 लाख किसान भाइयों की केसीसी हुई, जिसके माध्यम से 1,02,065 करोड़ रुपए का केसीसी के माध्यम से पैसा दिया गया। ये इतनी सारी धनराशि उन किसान परिवार के घर में गई जिससे वो किसान परिवार अपना रोजगार चला सके, अपने खेत में खेती कर सके, अपने खेत में धान उगा सके और हमारे बच्चों के पेट की भूख को शांत कर सके। ये सारे कार्य करने के लिए जो हमारे किसान को सशक्त कर रहे हैं, उसमें और शक्ति मिलेगी। ये बिल उस प्रावधानों को लागू करता है। इसी बिल के माध्यम से आपने देखा होगा, इसके पहले किसान के लिए कभी कुछ नहीं था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि 65 साल के बाद में मेरा जो किसान है उस किसान के घर में भी कुछ जाना चाहिए, इसलिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की और जिसमें 19,20,000 किसानों ने इसका लाभ लिया और उसके अंदर उन्होंने एक अंशदान देके 60 से 65 साल के बाद 60 साल के बाद में प्रति माह 3,000 रुपए उनके घर में आए, ऐसी व्यवस्था करने का कार्य किया। तो वो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिससे हमारा किसान आबाद हो सके। मित्रों, ये सारी चीजें जो है मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि कांग्रेस का जो भ्रम है, उन कांग्रेस के भ्रम के सामने हम सब जाके कांग्रेस को बता सके कि आपने इतने साल हमारे किसान भाई अन्नदाता के लिए क्या किया। हमने ये हमारे किसान भाई अन्नदाताओं के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य के सामने आपके तुच्छ कार्य है, जिस कार्य में कोई किसान को लाभ नहीं मिला। आपने देखा होगा, पहले भी हमारी इस धरती के ऊपर हमारा एक गांव होता था, उस गांव के अंदर हम सब घुल मिल के रहते थे। हमारा किसान भाई जो है, वो किसान भाई अपने धान को कोठी में भर के रखता था और उसको 1-1 साल 2-2 साल तक उसके घर में आबाद रहता था। लेकिन उसी किसान के घर में से वो सारा धान बिक गया, क्योंकि नीतियां ऐसी बनी। पहले 1 बोरी धान लेके वो जब जाता था बाजार में तो शायद 1 तोला सोना मिलता था, लेकिन आज आप देखिए सोना 1 तोला जो है वो 50,000 का भाव हो गया। लेकिन मेरे किसान की 1 बोरी जो है वो बोरी वहीं की वहीं रहेगी। आज किसान को अगर 15 से 20 बोरी बेचे तब जाके उसको मिलता था, 1 तोला सोना मिलता था। वो अपने बेटी को भी अगर देना चाहे तो वो नहीं दे सकता था। लेकिन शायद अब एक आशा की किरण जगी है इन बिलों के माध्यम से। आज अगर मेरे यहाँ पे इस इलाके में जालोर सिरोही में गेहूं ज्यादा होता है और अगर किसी इलाके में गेहूं कम की उसकी उपज है तो वहां जाके हम बेचेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा। अगर टोमेटो की केचप फैक्ट्री मेरे यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी तो शायद मेरे रेवदर और जसवंतपुरा के किसानों को फायदा होगा। ऑनियन का उत्पादन जो जसवंतपुरा में मेरे हो रहा है, चने का उत्पादन जो मेरे आहोर में हो रहा है, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। मूंग की फसल जो आहोर में हो रही है, जो मूंग की फसल जहां मूंग नहीं होता है वहां पे जाके हम अगर बेचेंगे तो शायद हमें लाभ मिलेगा। पहले ये सारे प्रावधान नहीं थे। अब हमारे किसान को, 21वीं सदी के किसान को उस प्रावधानों के तहत उसको आजादी दी है कि आप जाके अपना कार्य करो। तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मैं आपके माध्यम से इस कांग्रेस के मित्रों और विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा। इसके साथ ही इन्होंने जो भी ये भ्रम फैलाए, उस भ्रम के साथ साथ अभी ये कोरोना की महामारी भी दोस्तों चल रही है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं इसलिए निवेदन भी कर रहा हूं कि अभी कुछ दिनों से मेरे पास में प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 फोन आ रहे हैं और वो 10 से 15 फोन में से 5 फोन बहुत सीरियस होते हैं, जिसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। कोरोना में जो हमें प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा निर्देश गाइडलाइन दी है, जिस गाइडलाइन के तहत कहा गया है अगर हम कहीं भी बाहर निकले तो मास्क पहन के बाहर निकले और 2 गज की दूरी रखें।
हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें भीड़ में नहीं बैठना है, हमें हमारा काम सावधानी पूर्वक करना है। लेकिन कई जगह पे दोस्तों हमने देखा है ये सावधानी पूर्वक काम जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है, कुछ लापरवाही रह जाती है, जिसके कारण किसी को मास्क नहीं पहना है, किसी ने कुछ 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया और जिसके कारण कोरोना से वो पॉजिटिव हो जाते हैं और हॉस्पिटल में उनको जब जरूरत पड़ती है, आज एम्स जैसे हॉस्पिटल में जोधपुर के अंदर बेड की कमी है, आज अहमदाबाद के अंदर सिम्स में बेड की कमी है, आज अहमदाबाद स्टर्लिंग में बेड की कमी है, जिससे कई भाइयों को नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबको करबद्ध निवेदन है कि आप सब सावचेत रहें। आप जो है, आपकी जो समस्या है उस समस्या को, अपनी समस्या को अपने हिसाब से सुलझाएंगे, तभी जाके हम कार्य कर पाएंगे। इसके लिए आप कोरोना से बचाव रखें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने बुजुर्ग माता पिता को बचाएं, सावधानी रखें और इन्हीं सब सावधानियों के साथ में ये जो हमने आप सबसे निवेदन किया है, इसके साथ साथ जिस तरह पथमेड़ा गौशाला में गौ माता की सेवा हो रही है, उस गौ माता का आशीर्वाद हमें मिले, भगवान का आशीर्वाद हमें मिले और हम सब सुख शांति और समृद्धि से रहे। हमारा किसान भाई अन्नदाता, भगवान रूपी अन्नदाता, वो आबाद रहे, वो आगे बढ़ता रहे। यही मेरा आपसे निवेदन करना था। आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको नमन करते हुए पुनः एक बार मेरे भाग्य विधाता, मेरे अन्नदाता, मेरे किसान भाई को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जिस हिसाब से जुड़ रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे और भी मेरे लायक जो भी कार्य होगा उसको करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।